छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी की 9 राज्य सरकार को फटकार। इससे पहले भी एनजीटी ने 7 राज्यों को नोटिस जारी किया था। एक बार फिर अब 9 राज्यों को फटकार। एनजीटी ने राज्यों को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए और कड़े कदम उठाने के आदेश दिए हैं। कहा गया है कि और भी ज्यादा कड़े कदम उठाए जाए। एनजीटी ने 9 राज्यों को एक्यूआई में सुधार के लिए तत्काल उपाय करने को कहा है। एनजीटी ने 9 राज्यों को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त उपाय करने का निर्देश दिया है। कहा एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड के लिए कि कुछ कड़े नियम, कड़े उपाय उठाए जाए। एनजीटी ने 9 राज्यों से 22 नवंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एनजीटी ने कहा दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम संतोषजनक नहीं है। एनजीटी ने कहा कि राज्यों द्वारा वायु प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं। एनजीटी ने यह भी कहा है कि संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। एनजीटी ने कहा कि हवा की गुणवत्ता में गिरावट का आम जनता, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण को लेकर तत्काल कार्रवाई करने के एनजीटी के 3 नवंबर के निर्देश का राज्यों ने पूरी तरह से पालन नहीं किया। यह भी कहा गया कि दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं है। सुशील पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, 3 नवंबर को भी एनजीटी की तरफ से 7 राज्यों को नोटिस जारी किया गया था और ये कहा गया था कि कड़े कदम उठाए जाएं और ये भी बताया जाए कि वो आखिर कर क्या रहे हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए। इसका कोई असर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आया और एक बार फिर से एनजीटी ने फटकार लगाई है 9 राज्यों को। क्या आदेश इस बार? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर से एनजीटी का ये कोई पहला आदेश नहीं है जब तमाम राज्यों को फटकार लगाई गई है। इससे पहले भी एनजीटी ने वायु प्रदूषण में कमी लाने को लेकर राज्य सरकार को कई बार दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन जिस तरह एनजीटी के आदेश देने के बावजूद भी राज्य सरकारों की तरफ से कोई मजबूत कदम नहीं उठाए गए हैं, उसको लेकर एनजीटी खासा नाराज रहा। एनजीटी की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि जब प्रदूषण कम करने को लेकर एनजीटी ने समय से पहले ही आदेश जारी किए गए हैं तो फिर राज्य सरकारों के द्वारा कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं। और इसी के मद्देनजर फिलहाल एनजीटी ने मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ये सवाल किया है कि आखिर मध्य प्रदेश राज्य में प्रदूषण को कम करने के लिए आखिर सरकार की तरफ से या प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर एक डिटेल स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की आदेश फिलहाल एनजीटी के द्वारा दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एनजीटी ने कई राज्यों को भी इस पूरे प्रकरण को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जिस तरह इलाके में सूखी पत्तियां और डस्टिंग को लेकर प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है, तो आखिर उन तय मानकों को लेकर जो एनजीटी का पिछला आदेश है उसको लेकर आखिर राज्य सरकारें गंभीर कदम क्यों नहीं उठाती हैं। आखिर इस प्रदूषण से जब नवजात बच्चे और बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, तो राज्य सरकारों को समय रहते उचित कदम उठाने की आवश्यकता क्यों नहीं याद आती है। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल एनजीटी ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पर नाराजगी जाहिर की है और इसी बीच एक डिटेल स्टेटस रिपोर्ट मांगा है 22 नवंबर तक और ये पूछा है कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में प्रदूषण को कम करने के लिए कितने कारगर कदम उठाए हैं और जो भी कदम उन्होंने उठाए हैं उसकी एक डिटेल एफिडेविट हाल एनजीटी में राज्य सरकार जमा करे और ये बताए कि इतने दिनों में प्रदूषण स्तर को कम करने। यहाँ पर देखिए, जो पिछला आदेश जारी किया गया था एनजीटी की तरफ से उससे संतोष नहीं है, बिल्कुल भी संतोषजनक जो उपाय है वो नहीं उठाए गए एनजीटी की तरफ से, इसलिए एक बार फिर से फटकार लगाई गई है 9 राज्यों को। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात चुनावों की होगी। एमपी में अब नतीजों का इंतजार है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान एमपी में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। कुल 76.22% मतदान हुआ।
आगर मालवा की बात करें तो यहाँ 85.03 मतदान हुआ है। बालाघाट में भी एक मतदान केंद्र पर 100% मतदान हुआ। कहां पर कितने वोट हुए ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें पिछले साल जब विधानसभा हुए थे, पिछले बार माफ कीजिएगा 2018 में, तो रिकॉर्ड तोड़ इस बार वोटिंग हुई है। 76% से भी ज्यादा इस बार वोटिंग हुई है। और देखना यह होगा कि जब वोटर्स इतना हिस्सा लिए हैं, वोटिंग जो प्रतिशत है वो जब बढ़ा है तो नुकसान यहाँ किसके लिए होगा। तो 75% पार यहाँ वोट प्रतिशत देखने को मिला। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कल वोटिंग हुई और मध्य प्रदेश में इस बार 76.22% वोटिंग हुई। यह आंकड़ा पिछले चारों विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत में अंतर देखा जा रहा है, 2003 की बात करें तो वोट प्रतिशत 67% रहा। 2008 की बात करें 69% रहा था वोट परसेंटेज मध्य प्रदेश का। 2013 की बात करें तो 72% रहा था। 2018 की बात करें तो 75% मतदान हुआ था। लेकिन 2023 ने बीते 4 विधानसभा चुनाव के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं मध्य प्रदेश में और 76% से भी ज्यादा यहां पर वोट पड़े हैं। और अब यहां अगर हम देखें तो जिस तरीके से यहां पर वोटरों ने हिस्सा लिया है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है जब भी वोट प्रतिशत बढ़ा है तो मौजूदा सरकार के लिए खतरा पैदा हुआ है। लेकिन इस बार ये देखना होगा कि आखिर ये वोट प्रतिशत क्या योजनाओं के वजह से बढ़ा है या फिर एंटी इनकम्बेंसी, ये 2 फैक्टर दोनों को ही अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अच्छे खासे वोट पड़े हैं। मध्य प्रदेश में वोटिंग का आंकड़ा पिछले चुनाव से बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना मतदान हुआ है। 2013, 2018 और 2023 के वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि कब कितने प्रतिशत मतदान हुए। तो एमपी में 2013, 2018 और 2023 तीनों ही बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो कुल मतदान प्रतिशत की बात करें तो 76% मतदान मध्य प्रदेश में हुआ और ये 2018 का भी रिकॉर्ड टूट गया। इसमें 2018 के विधानसभा चुनाव में 75.63% वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और सिवनी जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सुशील, बात करें इस बार तो काफी अच्छे वोट प्रतिशत देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश में अगर ओवरऑल बात करें तो 2018 के मुकाबले 2023 में वोटर्स ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में जो आम चुनाव हुए हैं विधानसभा के 2023 में, इसमें एक बार फिर से देखने में यह आया कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। 2018 में जब चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश का औसतन जो वोटिंग परसेंटेज था वो 75 के आसपास था। इस बार भी उस वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है और लगभग 76 के ऊपर इस बार परसेंटेज रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में भी इस बार अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज हुआ है। अगर देखें तो ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 2018 में जहां 65% के आसपास मतदान हुआ था, इस बार जो मतदान का औसत है वो लगभग 2% बढ़ा है, यानी 67% के आसपास ग्वालियर में मतदान हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात ये देखने के लिए मिली है कि जो ग्रामीण सीटें थी वहां पर मतदान का जो आंकड़ा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। भीतरवार की बात करें तो यहाँ 72% से ज्यादा मतदान हुआ है। इसके अलावा डबरा की बात करें तो डबरा में भी 72-73% के करीब मतदान हुआ है। हालांकि जो ग्वालियर की शहरी सीटें हैं, चाहे ग्वालियर दक्षिण की बात करें जहां 63% के करीब मतदान हुआ है, ग्वालियर की बात करें जहां 62% के आसपास मतदान हुआ है, तो कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही मध्य प्रदेश में भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तो जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है लगभग 2-2.25% के आसपास मतदान का,
तो ये भी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि ये जो मतदान फीसदी बढ़ा है ये कहीं ना कहीं सत्ता के फेवर में रहता है। वहीं कांग्रेस भी उत्साहित है कि जब जब मतदान का परसेंटेज इस आधार पर बढ़ता है तो कांग्रेस को फायदा मिलता है। हालांकि तस्वीर क्या रहेगी ये साफ 3 दिसंबर को हो पाएगा जब ईवीएम खुलेगी और मतगणना होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत बढ़ना इस बात का संकेत है कि लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता आ रही है। साथ ही जो प्रशासन और जनप्रतिनिधि और तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं प्रयास करती है मतदान बढ़ाने के लिए, उनके प्रयासों को भी कहीं ना कहीं यहाँ कामयाबी मिली है। तो अब देखना यही होगा 3 दिसंबर को ग्वालियर का जो मुकाबला है, क्या ग्वालियर में भी वोट परसेंटेज बढ़ा? 2018 के प्रतिशत जो थे उससे बढ़ा है क्या इस बार? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ग्वालियर में 2018 में जो मध्य प्रदेश का औसतन वोटिंग परसेंटेज 75% था, लेकिन ग्वालियर में 2018 में 65% मतदान हुआ था, यानी 10% औसतन कम रहा था 18 में। 2023 की बात करें तो 2023 में ग्वालियर में मतदान का प्रतिशत 65 से बढ़कर 67 हुआ है, यानी करीब करीब 2% मतदान जो है ग्वालियर चंबल में बढ़ा है। और ये जो बढ़ा हुआ मतदान कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि लोगों में जागरूकता आई है और लोगों ने वोट किया है। और सबसे अच्छी बात एक बार ये भी देखने के लिए मिली इस बार कि महिला मतदाता। वैसे तो सुशील आप कह रहे हैं कि लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि 2 कारणों से वोट प्रतिशत बढ़ते हैं और खतरा भी रहता है और एक तरह से अच्छी बात भी होती है वोट प्रतिशत का बढ़ना। आपने कहा लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी है, ये भी एक कारण हो सकता है वोट प्रतिशत बढ़ने का। दूसरी चीज ये भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मौजूदा सरकार के लिए खतरे की भी बात हो सकती है। वोट बढ़ना, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भी लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं वोट डालने के लिए, तो 2 फैक्टर बहुत अहम हो जाते हैं। सुशील, सही बात है, 2 फैक्टर अहम हो जाते हैं कि जिस लेवल में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ हो सकता है, इस तरह का कांग्रेस का दावा है और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं। लेकिन इसमें एक बात और देखने के लिए यहाँ जरूरी होगा कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें अगर महिलाओं की तादाद देखें तो महिला वोटर पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा बाहर निकल कर आई है, यानी कई इलाके ऐसे थे कि जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का मतदान हुआ है प्रतिशत में। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसे लाडली बहना योजना जो है उसका इफेक्ट मानती है और भाजपा इसे अपने लिए अच्छा मानती है कि महिलाओं ने जो ज्यादा तादाद में वोट किया है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट गया है। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक विश्लेषकों के अपने अपने आकलन है और भाजपा का अपना दावा है कि महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ने से फायदा मिलेगा। लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना जो है उसकी वजह से महिला मतदाता भाजपा को वोट कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि जिस लेवल में मतदान बढ़ा है उस लेवल में सरकार के खिलाफ जो है मतदान जाता है जनता का। तो अब अपने अपने विश्लेषण है, राजनीतिक विश्लेषकों की अपनी अपने तर्क है, दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये दावे और ये तर्क कितने सटीक और कितने खरे उतरेंगे ये सब 3 दिसंबर को उस वक्त सामने आएगा जब ईवीएम खुलेगी और उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। तब ये साफ होगा कि आखिरकार ये बढ़ा हुआ मतदान का जो प्रतिशत है क्या वाकई में कांग्रेस के फेवर में गया है, सरकार के खिलाफ गया है, क्या वाकई में महिला मतदाताओं की जो तादाद बढ़ी है वोटिंग में वो लाडली बहना योजना का फायदा बीजेपी को दे रही है। तो ये सब 3 दिसंबर तक इसका इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब चूंकि मतदान खत्म होने के बाद सभी पार्टियां अपने अपने दावे अपने अपने आकलन कर रही है, तो राजनीतिक विश्लेषक भी जो है इन मतदान के आंकड़ों के आधार पर कयास लगा रहे हैं और राजनीतिक समीक्षा कर रहे हैं। तो अब 3 दिसंबर को ये साफ हो पाएगा। लेकिन भाजपा अपना दावा। पास आऊंगी सुशील, लेकिन अगर आप बात करें चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की, शैलेंद्र चौहान भी हमारे साथ होकर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद चुनावी मैदान में उतारे। एक वजह यह भी हो सकती है कि बड़े चेहरे रहे इस बार चुनावी मैदान में, इसलिए वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ, या दूसरा ये भी कहा जा रहा है, अभी हम जिक्र कर रहे थे सुशील और मैं बात कर रहे थे कि एक फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का भी हो सकता है। क्या लगता है भोपाल में वोट प्रतिशत में क्या कोई बदलाव नजर आया? देखिए, अगर हम भोपाल की बात करें तो यहाँ इस बार काफ़ी कम 66% ही वोट डले हैं। तो भोपाल जो है पूरे मध्य प्रदेश में नीचे से तीसरे नंबर पर है। भोपाल के अलावा अलीराजपुर और भिंड ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कम वोटिंग हुई है।
तो कहीं ना कहीं भोपाल के लिए बड़ा आश्चर्यजनक है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जागरूकता की लगातार अपील की गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डले, सबसे ज़्यादा वीवीआईपी शहर में रहते हैं। उसके बाद भी देखा जाए तो बड़ा एक ट्रेंड देखने में आया कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार वोटिंग कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं भोपाल में ये संख्या बताती कि यहाँ जो उदासीन थे वोटर्स, इनमें कोई उत्साह नहीं था, और जो बीजेपी की सीटें मानी जाती थी वहाँ और ज़्यादा वोट प्रतिशत गिरा है। तो अगर कहीं देखा जाए कि ये माना जा रहा है कि जहाँ वोट प्रतिशत बढ़ा है तो वो भाजपा उसको जहाँ लाडली बहना योजना का फ़ायदा बता रही है, उसका उनको असर दिख रहा है कि इससे वो जीत सकते हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि जितना वोट प्रतिशत बढ़ा एंटी इनकम्बेंसी है। तो भोपाल में तो अलग ही समीकरण है। अब ये देखना होगा क्योंकि शहरी वोटर हैं और दिलचस्प, लेकिन भोपाल शहर की जो ग्रामीण सीट लगी है जो वहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई है। अगर भोपाल की ही हुजूर विधानसभा की बात करें तो वहाँ 70% के ऊपर चला गया मतदान। वैसे ही हम अगर बात करें बैरसिया की तो वहाँ भी 70-72% तक मतदान चला गया। तो ग्रामीण इलाकों में तो जबरदस्त बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन शहरी इलाकों में यहाँ पर उदासीनता रही है। बिल्कुल, और अब ये देखना होगा कि 3 दिसंबर को क्या होगा। शैलेंद्र, शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। सुशील, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भिंड की। भिंड से खबर, जहां कांग्रेस एजेंट के घर में आग लगा दी गई है। चुनावी रंजिश को देखते हुए कांग्रेस एजेंट के घर पर आग लगाई गई है। आग की चपेट में आने से एक ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया है, घर का सामान भी जला है। कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ता पर आरोप लगाया। अटेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के पोलिंग एजेंट के घर आग लगी है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई है। बरोही थाना क्षेत्र के डोंगरपुरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो भिंड में मौके पर पुलिस बल मौजूद है और साथ ही जानने की कोशिश हो रही है कि आग लगी तो लगी कैसे। आरोप और प्रत्यारोप का दौर इसके पीछे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी ने किया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी कई जगहों पर जब ऐसी वारदात हुई है तो कांग्रेस पर आरोप लगाती हुई नजर आई। और अब खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले का आरोप लग रहा है। 4 से ज्यादा गाड़ियों को हमलावरों ने चकनाचूर कर दिया। और हम सुबह से ही आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चुनावों के बाद प्रत्याशी की गाड़ी को बुरी तरीके से तोड़ दिया गया, चकनाचूर कर दिया गया है। नौगांव स्थित मतदान केंद्र नंबर 93 के बाहर की यह घटना है। और इसीलिए हम दिखा रहे हैं आपको बार बार, क्योंकि ये मतदान केंद्र के ठीक बाहर की घटना है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े होते हैं कि मतदान केंद्रों के पास जहां सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम थे, वहां कैसे इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर फिलहाल भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। सुरेश बघेल ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप भी लगाया है। ये नौगांव पोलिंग बूथ क्रमांक 93 है यहाँ पे। तो बसपा प्रत्याशी हैं ग्वालियर ग्रामीण 14 विधानसभा से। तो वो मतदान खत्म होने के बाद गांव में किसी कारणों से आए थे, तो उनके ऊपर कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव करके उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ की है। इसमें उनको कोई चोट नहीं आई है। गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। कितनी गाड़ी में तोड़फोड़? वो उनके काफिले में लगभग 3 गाड़ियां थी, जिनको उन्होंने पत्थर वगैरह मार के तोड़ दिया है और वो लोग सुरक्षित हैं, उनको कोई चोट नहीं है। ग्रामीणों से अभी चर्चा नहीं की है। अभी इन फरियादी पक्ष को सुना गया है, इन्होंने जो घटना बताई है, और हम देखते हैं, तहकीकात करते हैं कि इसमें क्या तथ्य सामने आते हैं। और अब खबर जबलपुर से आ रही है, जहां कांग्रेस नेता की पिटाई का मामला सामने आया। कांग्रेस के पूर्व पार्षद नरिंदर सिंह के साथ बीच सड़क पर मारपीट। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ही मारपीट का आरोप लग रहा है। मदन महल दशमेश गेट के पास मारपीट हुई है। बाइक पर एक महिला के साथ वो जा रहे थे और इसी बीच बाइक से गिराकर 6 से 7 युवकों ने, देखिए महिला भी गिर पड़ी। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये लोग कौन हैं जो बीच सड़क पर ही इस तरीके से पीटते हुए, बुरी तरीके से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। मदन महल दशमेश गेट के पास की मारपीट हुई है बीच सड़क पर। शर्म की बात, 6 से 7 युवकों ने मारपीट की। महिला
सवार थी बाइक पर। बावजूद इसके इन युवकों ने ये नहीं सोचा कि चोट लग सकती थी। बीच सड़क पर इस तरीके से मारपीट बड़े हादसे को न्योता दे सकते थे, लेकिन बावजूद इसके 6 से 7 युवक बुरे तरीके से पीटते हुए नजर आए। जबलपुर का ये पूरा मामला है। 6 से 7 युवक, देखिए उससे ज्यादा ही है, लेकिन जो मौके पर पहुंचे और बुरे तरीके से पीटते हुए नजर आ रहे थे। खबर श्योपुर से, जहां डॉक्टर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, वो भी सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। विजयपुर अस्पताल परिसर के सरकारी आवास का ये पूरा मामला। शुक्रवार को इलेक्शन ड्यूटी करके शाम को लौटे थे डॉक्टर। आवास के अंदर ही उनका शव मिला, जिसके बाद कई सवाल कि आखिर मौत कैसे हो गई डॉक्टर की। और अब एक नजर सिटी टॉप 20 खबरों पर। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, 2018 का आंकड़ा